हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने उसका बेसिक्स कुछ पढ़ के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, जिसमें आता है हीट कैपेसिटी। मतलब फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन करके हम हीट कैपेसिटी के बारे में निकालते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। उसको हम सी लिख के भी डिनोट करते हैं। पकड़ लीजिए, एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर इनिशियली T1 है, तो उसको हम इंक्रीज करके उसका टेम्परेचर को T2 कर रहे हैं। तो उसका अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को कुछ हीट देना पड़ेगा। सिस्टम को कुछ हीट देना पड़ेगा, मतलब सिस्टम कुछ हीट ऑब्जॉर्व करेगा तो ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और वो जो हीट ऑब्जॉर्व करेगा वो डिवाइडेड बाय जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसको ही बोलते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। मतलब उसका कैपेसिटी कितना है, नाम से ही पता चल रहा है हीट कैपेसिटी, मतलब हीट ऑब्जॉर्व करने का उसका कैपेसिटी को ही बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हम हीट कैपेसिटी को लिख सकते हैं क्या, C इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 Q बाय डेल्टा टी। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dQ बाय डी टी, dQ बाय डी टी। ठीक है, dQ बाय डी टी। तो डी टी क्या होगा, जनरली हम बोल सकते हैं T2 माइनस T1 को भी हम लिख सकते हैं क्या बोल के, dt बोल के। और dq क्यों लिखे हैं, क्योंकि हीट हम कुछ दे रहे हैं, तो उसका अगर हीट चेंज हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले होगा Q1, उसके बाद Q2, तो dq होगा Q2 माइनस Q1। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो कितना हीट चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसको ही बोलेंगे क्या, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को हम बोलेंगे कि हीट रिक्वायर्ड to change the temperature of a substance, और सिस्टम बोल सकते हैं, आपका जो भी मन हो, सब्सटेंस बोले या सिस्टम बोले, सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। क्योंकि अगर मैंने dt को ले लिया, इधर 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया और 1 केल्विन जो भी ले लिया उसका डिफरेंस को, तो मेरा C इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस और सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस और क्या, 1 केल्विन। तो जनरली हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, आप सबको पता है कि हम नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट उसका केल्विन लेते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेरा हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, आपको पता है हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होगा। तो जूल केल्विन इनवर्स होगा और जूल पर केल्विन होगा। ठीक है, और ये जो होता है हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड करता है, पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास और अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये है आपका हीट कैपेसिटी। देन और एक टर्म आएगा हमारा जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सिंबल देते हैं S का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सिंबल क्या देते हैं, S। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, जो सब्सटेंस हमने लिया है उसका मास इन ग्राम, इन क्या, ग्राम। तो सिंपली हम लिख सकते हैं इक्वल टू dQ बाय m dt।
ठीक है, एम डी टी, जहां पे एम किस में है, ग्राम में है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, it is the heat required to reach temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज, ऐसे ही बोल सकते हैं। वही है मेरा क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आपका हीट कैपेसिटी क्या हो रहा था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो रहा था, पर ये क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो इनका डिफरेंस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड वाला, जिसको हम बोलेंगे क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, तो उसको हम ऐसे भी लिखते हैं Cm। तो मोलर हीट कैपेसिटी मेरा क्या होता है, जो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस होता है। मतलब हीट कैपेसिटी पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस होता है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। मतलब हम बोल सकते हैं 1 मोल के लिए जो भी निकलता है हीट कैपेसिटी, सिंपल चीज है। अगर हम 1 मोल के लिए निकालेंगे तो मेरा क्या, हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी क्यू बाय एम डी टी, डी क्यू बाय एम, सॉरी एम तो नहीं, ये एन है, डी क्यू बाय एन डी टी। तो डेफिनेशन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रीच टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस और सिस्टम टू बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। और ये भी जो है मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर नॉर्मल हीट कैपेसिटी है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स अपॉन मास। पर अगर मोलर हो या स्पेसिफिक हो, उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड हो रहा है और मास डिवाइड हो रहा है। मतलब अमाउंट को हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हो गया। तो ये था 3 टाइप का हीट कैपेसिटी जिसके बारे में हमें जानना है। तो जो हमारा हीट कैपेसिटी होता है नॉर्मल, जो हमारा हीट कैपेसिटी होता है ना, वो एक पाथ फंक्शन होता है। आपको पहले पढ़ा दिया था पाथ फंक्शन क्या होता है और स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन वो होता है जो फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड करेगा, पर पाथ फंक्शन वो होता है जो वो प्रोसेस कौन सा पाथ दे के फॉलो कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम हीट कैपेसिटी को 2 पाथ में कंसीडर कर सकते हैं कि ये 2 पाथ में हो रहा है, 2 पाथ में हो रहा है। एक होता है कांस्टेंट प्रेशर में, दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में। एक होता है क्या, कांस्टेंट प्रेशर में, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट कैपेसिटी हमें मिलता है उसको हम लिखते हैं Cp, और कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट कैपेसिटी मिलता है उसको हम लिखते हैं क्या,
सी वी। तो हमें पता है कि मेरा सी क्या था, डी क्यू बाई डी टी था, तो सी पी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, और इसको मैं पार्शियल हिसाब से भी लिख सकता हूँ क्या, कांस्टेंट पी। और क्या, क्योंकि अगर ऐसा कुछ टर्म आ गया, अगर कुछ कांस्टेंट कंडीशन है, तो उसको मैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म में लिख सकता हूँ। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आपको पता ही होगा। तो अभी आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पता है कि मेरा जो डी क्यू होता है ना, वो क्या होता है, टी डी एस होता है। डी एस मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है। तो चेंज इन हीट इक्वल टू टी इंटू चेंज इन डी एस, क्योंकि मेरा डी एस ही होता है डी क्यू बाई टी। हाँ है ना, ये इसके बारे में हम बाद में, एंट्रोपी के बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप सिंपली अभी जानिए कि एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ ए सिस्टम, मतलब एक सिस्टम कैसे रेंडमली मूव कर रहा है उसके ऊपर एंट्रोपी डिपेंड करता है, ठीक है। और चेंज इन एंट्रोपी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, मेजर ऑफ रेंडमनेस बोलते हैं उसे। तो इसके बारे में हम जब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस होता है। तो मैं यहाँ पे डी क्यू की जगह अगर टी डी एस को पुट कर दूं तो डी टी एट कॉन्स्टेंट पी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी इंटू डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, और डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी को मैं से डेल के हिसाब से भी लिख सकता हूँ। तो मेरा सी पी का मुझे मिल गया, सी पी ये होता है, हाँ या ना। तो मैं सीपी को और क्या लिख सकता हूं, यहां से मिला मुझे सीपी इक्वल टू टी इंटू डेल एस बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये उसका एक्सप्रेशन मिल गया। फर्दर देखिए, मैं सीपी इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट पी लिखा हूं, तो उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, चेंज इन हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय डी टी। हाँ यार, चेंज इन टेम्परेचर ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। तो दैट इम्प्लाइज, मैं एक कंडीशन डाल सकता हूं कि मेरा अगर dt का वैल्यू 1 है तो मेरा क्या हो जाएगा, dq एट कांस्टेंट p इक्वल टू cp हो जाएगा। समझ में आया। सो मैं अगर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन अगर मेरा टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूं, तो मेरा चेंज इन हीट और हीट ऑब्जॉर्व एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp हो जाएगा, Cp हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सब आपको एक्सप्रेशन जानना है, क्योंकि ये सब आपका कुछ प्रॉब्लम्स में आएंगे, नहीं तो आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम अगर CV के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है CV। तो CV को मैं लिख सकता हूँ dq बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको पार्शियली भी ऐसे लिख सकता हूँ, डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ या ना। इसको उसके बाद TDS कर दूंगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, T इंटू डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसको पार्शियल के हिसाब से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मिल गया किसका, CV। तो मेरा CV इक्वल टू हो गया T इंटू डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्दर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि CV इक्वल टू डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाई डी टी। तो दैट इम्प्लाइज, अगर एक कंडीशन है, इफ dt इक्वल टू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, जो भी आप ले, डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस 1 अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, dq एट कांस्टेंट v इक्वल टू CV हो जाएगा।
ठीक है। सिमिलर जैसे मैंने सीपी का किया वैसे ही मैंने सीवी का एक्सप्रेशन निकाला। तो देखिए ये हो गया। तो वैसे ही मैं मोलर हीट कैपेसिटी अगर लिखूं जो कि किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है, ये जनरली किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है। मोलर क्योंकि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कर रहे हैं तो ये 1 मोल के लिए ही है। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी को हम कांस्टेंट प्रेशर में अगर वो है तो उसको लिखते हैं CPM, कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो उसको लिखते हैं हम CVM। ठीक है, मतलब CP और CV लिख रहे थे पर अगर मोलर में हो गया तो वो CPM हो जाएगा और CVM हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक, तो उससे पहले आपको जो बोला था मोलर हीट कैपेसिटी CPM CVM, तो 1 मोल है तो उसके लिए CP जो है CPM भी वो है, सिंपल सी बात है। अगर मोर देन 1 मोल होता तो CP और CPM अलग होते, पर 1 मोल अगर है तो CP जो है CPM वो है, CV जो है CVM भी वही होगा। सिंपल सा बात है, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। तो फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी में आपको पता है कि मेरा फर्स्ट लॉ क्या दिया था, du इक्वल टू dq प्लस क्या था w, हाँ ना, dq प्लस w, और dw भी कुछ जगह पे इसको dw भी लिखते हैं, कुछ जगह पे w लिख दिया, जो भी चलेगा। तो दैट इम्प्लाइज मेरा dq इक्वल टू क्या हो गया, du माइनस w। ठीक है, du माइनस w। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद कि यहां से हम CP और CV क्या होगा उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए CP मतलब क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर में, CV मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, W को क्या लिखता था मैं, माइनस PdV। W मेरा क्या होता था, माइनस PdV। तो यहाँ पे पुट करूं तो ये हो जाएगा क्या, प्लस PdV। तो मेरा dq इक्वल टू क्या हो रहा है, प्लस PdV। तो मैं जब कंडीशन लूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूं तो मेरा क्या हो जाएगा, dV का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू du एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस 0, है ना। तो मेरा आपको पता है कि CV मैंने क्या निकाला था, dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय क्या लिखा था मैंने, dt लिखा था, है या ना। तो इक्वल टू क्या होगा, ये जब कांस्टेंट वॉल्यूम का कंडीशन है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू हो रहा है du एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ du एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाई dt। तो पूरा ही तो कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम में है ना, तो इसको du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लिया मैंने। तो हो गया डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरा CV का वैल्यू क्या हो गया, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद फर्दर देखिए क्या हो रहा है कि यहां पे मैं लिख दिया du एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू CV है। तो मैं लिख सकता हूं कि du इक्वल टू क्या होगा, CV इंटू dt। कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब CV लिखा है, मतलब आप आंख बंद करके कांस्टेंट वॉल्यूम का कंडीशन ले जाएंगे। ठीक है,
तो इनको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो CV को बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेट कर दिया T1 T2, ये हो गया क्या U1 U2। तो दैट इम्प्लाइज लिख सकता हूँ डेल्टा U इक्वल टू CV डेल्टा T। तो मुझे अगर दो टेम्परेचर दिया है और CV दिया है तो मैं मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकता हूँ डेल्टा U। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, देखिए ये कब पॉसिबल होगा जब मेरा CV क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। ये कंडीशन एक आपको देखना है कि मेरा CV क्या होगा, टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होगा। समझ में आया, मतलब मेरा जो CV है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन हो गया तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि CV भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हम मेनली क्या पढ़ते हैं कि हमारा हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम हो या कांस्टेंट प्रेशर हो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये हम पहले एज्यूम करते हैं और इसको ही कंसीडर करके जनरली पढ़ते हैं। तो कुछ है कॉन्सेप्ट जिसमें हीट कैपेसिटी को हम टेम्परेचर का फंक्शन लेते भी हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं किस में, किरचॉफ्स इक्वेशन में, जिसको मैं आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगा। तो पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे, इसका मतलब है हीट कैपेसिटी क्या होगा, टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा, उस केस के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपको अगर जनरली कोई क्वेश्चन दिया है जहां पे आपको CP को कुछ टेम्परेचर के फंक्शन के हिसाब से नहीं लिखा है, तो आपको हर वक्त मान के चलना पड़ेगा कि मेरा जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो समझ में सबको आ गया होगा। उसके बाद देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए मैं CV इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, du/dt एट कांस्टेंट V। कांस्टेंट V में अगर लिखा हूं, ये कंडीशन है। तो मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं, U वर्सेस T का, तो उसका जो ग्राफ आएगा ना ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये जो ग्राफ का स्लोप होगा वो होगा CV, क्योंकि U वर्सेस T अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसका स्लोप आता है क्या, du/dt, जो कि मेरा क्या होता है, CV होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये ग्राफ मुझे किस में प्लॉट करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, मतलब ये आइसोकोरिक ग्राफ होगा, आइसोकोरिक ग्राफ होगा। और U वर्सेस T का अगर मैं ग्राफ करूं तो वो हो जाएगा क्या, CV, वो हो जाएगा CV, उसका स्लोप हो जाएगा क्या, CV, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला यही होता है। स्लोप हो गया CV। तो आपको बीच बीच में पूछ देगा कि क्वेश्चन में दिया होगा कि व्हाट इज द स्लोप बिटवीन U वर्सेस T ग्राफ, ABCD ऑप्शन दिया होगा, डिफरेंट ऑप्शन दिया होगा, जहां पे आपको CV दिया है आप उसको आपको टिक मारना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ जगह पे कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा भी नहीं रहता, सिर्फ du/dt का स्लोप मांग, सिर्फ U वर्सेस T का स्लोप मांगा होगा, वहां पे भी आप CV लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट आएगा तो मुझे क्या मिला था, du इक्वल टू CV/dt है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। तो दैट इम्प्लाइज मैं इसको लिख सकता हूं du इक्वल टू n इंटू CVm/dt, जहां पे Vm क्या है,
मोलर हीट कैपेसिटी है, तो इसको इस फॉर्मूला में भी लिख सकता हूं। ये किसके लिए है? n मोल्स के लिए है। तो अगर 1 मोल होगा तो क्या होगा? du इक्वल टू CVm dt। तो जब 1 मोल होगा तब मेरा CVm, जो मेरा मोलर हीट कैपेसिटी है, वो ही CV के साथ इक्वल हो जाएगा। ये आपको मैंने पहले बताया था, सिर्फ बोल दिया था, अभी लिखा भी दिया कि CVm क्या हो जाएगा? CV के साथ इक्वल हो जाएगा जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगा। ठीक है। देन हम आगे आते हैं कि मेरा जो एंथैल्पी H है उसका फॉर्मूला होता है U प्लस पी वी। एंथैल्पी H का फॉर्मूला क्या होता है? U प्लस पी वी होता है। ठीक है। ये नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स में आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत बार ये वाला टर्म आया है। ठीक है। तो ये होता है P प्लस U प्लस पी वी। तो अभी अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होता है? DH लिखते हैं, उसके बाद DU लिखते हैं प्लस D ऑफ PV लिखते हैं, है ना। तो डेरिवेटिव U इंटू V, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? DU प्लस PdV प्लस VdP। ये है DH का वैल्यू। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा? एट कांस्टेंट प्रेशर मुझे पता है कि dP इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो dP इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ DH इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर DU एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस क्या हो गया? PdV, और VdP क्या हो गया? ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, है ना। यहां तक समझ में आया? उसके बाद आपको पता है, क्या पता है कि du इक्वल टू क्या होता था? dq प्लस w, है ना। तो dq माइनस pdv होता था। तो यहां पे मैं dq के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? du के जगह पे dq एट कांस्टेंट p लिख दिया, क्योंकि कंडीशन है। ये तो माइनस pdv है, ये तो माइनस pdv है एट कांस्टेंट प्रेशर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्लस pdv, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो मेरा dH एट कांस्टेंट p क्या हो गया? dq एट कांस्टेंट p के साथ इक्वल हो गया। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो DH होता है एंथैल्पी, वो कांस्टेंट प्रेशर में ही होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? एंथैल्पी चेंज। मेरा हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को मैं एंथैल्पी चेंज भी बोल सकता हूं। ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरा Cp इक्वल टू होता है dq बाय dt एट कांस्टेंट p। तो वहां पे पुट कर दिया तो क्या हो गया? dH बाय dt एट कांस्टेंट p। उसको मैं ऐसे पार्शियल करके भी लिख सकता हूं कांस्टेंट p, डेल h बाय डेल t एट कांस्टेंट p। ठीक है। यहां तक आप लिख लीजिए। देन क्या आएगा? देखिए, वहां से आपको पता चल गया, क्या पता चल गया? कि मेरा DH इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ CP dt। कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर ही है क्योंकि CP लिखा है। ठीक है। तो DH इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? CP dt। तो मैं अगर ग्राफ कर रहा हूँ H वर्सेस T का, कांस्टेंट प्रेशर में ग्राफ है, जिसको आइसोबारिक ग्राफ भी, प्लॉट भी हम बोलते हैं,
तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा और उसका जो स्लोप होगा वो होगा सीपी, उसका जो स्लोप होगा सीपी। तो स्लोप क्या होता है, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, जो होता है मेरा सीपी। ठीक है, तो यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इम्प्लाइज डी एच इक्वल टू एन सी पी एम डी टी, जहां पे ये है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फॉर 1 मोल क्या लिख सकता हूं उसके बाद, डी एच इक्वल टू सी पी एम डी टी, है या ना। तो एट 1 मोल क्या होता है, एट 1 मोल क्या हो रहा है मेरा कंडीशन, मैं सीपी को सीपीएम भी लिख सकता हूं। सीपी को सीपीएम भी लिख सकता हूं। ठीक है, अभी पकड़ लीजिए हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, देखिए कि मेरा जो आइडियल गैस होता है उसके लिए मेरा जो सीपी है, फॉर्मूला तो वही है, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सीवी भी क्या है, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे आप देखिए सीपी और सीवी दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, पर मेरा Cp माइनस सीवी इक्वल टू एन आर होता है, वैसे ही 1 मोल के लिए क्या लिख सकते हैं हम, Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर लिख सकते हैं। मतलब देखिए n मोल्स के लिए Cp माइनस सीवी इक्वल टू एन आर है, 1 मोल के लिए Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर है। इस फॉर्मूला को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये भी कैसे ये फॉर्मूला प्रूव होगा वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी आप सिर्फ ये जानिए कि यहाँ पे ये क्या टेम्परेचर के ऊपर कुछ डिपेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं क्या, मेरा Cp माइनस सीवी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब Cp और Cv दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट मेरा Cp माइनस सीवी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो ये एक अच्छा आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। ये आपका मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये आ सकता है, नहीं तो एमसीक्यू में भी ये कॉन्सेप्ट से आपको पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जो भी लिखा होगा लिख दिया होगा, सीपी लिख दिया होगा और एक जगह पे सीपी लिख दिया होगा और एक जगह पे सीपी माइनस सीवी लिख दिया होगा और जगह पे सीपी बाय सीवी लिखा होगा। और एक देखिए अगर सीपी बाय सीवी है तो उसको हम गामा लिखते हैं। गामा क्या होता है, गामा का वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं ये आगे जब हम बढ़ते जाएंगे इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते भी जाएंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो Cp बाई सीवी इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है और ये भी एक फंक्शन ऑफ क्या होता है, टेम्परेचर होता है, इसीलिए इसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलते हैं। मतलब देखिए मेरा Cp टेम्परेचर डिपेंडेंट है, Cv भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, Cp बाय Cv भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पर Cp माइनस Cv टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आया? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देन उसका कुछ हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है कि मेरा जो हीट कैपेसिटी है
इसको लिख देते हैं हीट कैपेसिटीज, जिसको हम सी लिख देते हैं। ये क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इन्फानाइट भी हो सकता है। इसका वैल्यू इन्फानाइट भी हो सकता है। तो इन्फानाइट कब होता है, तो मेरा ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, तब मेरा हीट कैपेसिटी इन्फानाइट हो जाता है। कैसे देखिए, कैसे देखिए, अब पकड़ लीजिए मेरा वाटर का फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मेरा आइस है वो जा रहा है वाटर को, तो मेरा आइस तो सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, ये जब 0 डिग्री में हो, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में हो, तब आया ना, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में हो, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब सेम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मेल्टिंग कहाँ पे हो रहा है आइस का, ये एट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दो जो है हमारा फेजेस, दोनों ही तो 0 डिग्री सेल्सियस में है। तो मेरा dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए 0, मेरा dt का वैल्यू इसलिए क्या हो जाएगा, 0, मतलब इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा मेरा 0, आया ना। तो हीट कैपेसिटी मैंने क्या बोला था, dq/dt, तो dq/0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा। तो इसीलिए फेज ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होता है, हीट कैपेसिटी इन्फानाइट हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, इन सेम टेम्परेचर रेंज, मतलब एक अगर हम टेम्परेचर का रेंज सेम लिए हैं, एक टेम्परेचर का रेंज अगर फिक्स कर लिए हैं हम स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हर वक्त लेस देन रहता है हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड से। तो हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड क्या रहता है, ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि लिक्विड का बोथ वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन रहता है, पर सॉलिड का सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन रहता है। समझ में आया, क्योंकि सॉलिड में ट्रांसलेशनल होना प्रॉब्लम होगा, इसलिए अगर हम सॉलिड और लिक्विड का कंपेयर करें तो लिक्विड का क्या होता है, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल रहता है, और सॉलिड का सिर्फ वाइब्रेशनल रहता है। क्योंकि आपको ये बता क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि गैस का तो ज़्यादा होता ही है, गैस का तो ज़्यादा होता ही है, पर सॉलिड और लिक्विड में हमें कंपेयर करना है। तो लिक्विड में क्या होगा, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन होगा, सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होगा। तो यहाँ पे दो मोशन हो रहा है, मतलब उसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल के चीज होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मतलब वो कितना फ्रीली मूव कर सकता है उसको भी बोलते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका दो टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, इसका एक टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो ऑब्जर्व्स मोर हीट, ऑब्जर्व क्या करता है, ज्यादा हीट वो ऑब्जर्व करता है, ज्यादा हीट वो ऑब्जर्व करता है। तो आप देखिए हीट कैपेसिटी क्या हो रहा है, हीट ऑब्जर्व बाय टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर रेंज तो हमने सेम लिया है, मतलब dt हमारा क्या होगा, dt दोनों के लिए सेम होगा। तो जिसका dq ज्यादा होगा उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। dq किसका ज्यादा हो रहा है, लिक्विड का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसका दो टाइप का मोशन पॉसिबल है, तो इसीलिए वो ज्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा। तो dq होगा लिक्विड का ज्यादा, इसलिए हीट कैपेसिटी भी किसका ज्यादा होगा, लिक्विड का ज्यादा होगा। समझ में आया।
ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगर सॉलिड एंड लिक्विड जब रहता है ना, तब क्या होता है कि मेरा जो Cp इक्वल टू Cp क्या हो जाता है, नियरली इक्वल टू Cv हो जाता है। मतलब वो Cp और Cv में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, वो दोनों आसपास हो जाते हैं। और जैसे गैस होता है, हम किस गैस के बारे में पढ़ते हैं, हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम रियल कंडीशन उसमें अप्लाई करते हैं। तो आइडियल गैस के लिए क्या हो जाता है आपको पता है, अभी बता दिया था NR, और क्या 1 मोल होगा तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सिंपल सा बात। तो सॉलिड में इक्वल रहते हैं नियरली, पर गैस के केस में इक्वल नहीं रहते। ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हीट कैपेसिटी को बेस करके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए, 229 जूल ऑफ एनर्जी supplied to 3 moles of an ideal gas at constant pressure if temperature rises by 2.55 Kelvin, then Cp and Cv will be, then Cp and Cv will be, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दे दिया है, क्या दे दिया है कि एनर्जी सप्लाइड मतलब हीट चेंज हम लिख दे पा रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर दे दिया है, ठीक है। n इक्वल टू 3 दे दिया है, आया ना। और क्या दिया है, dt इक्वल टू 2.55 गिवन है, मतलब dt भी दे दिया है, ठीक है। तो मुझे Cp निकालना है और Cv निकालना है। तो Cp क्या होगा और Cv क्या होगा, आप बोले Cp क्या होगा और Cv क्या होगा। तो मुझे अगर पकड़ लीजिए, Cp मांगा है, Cv भी मांगा है, और Cpm भी मांगा है और Cvm भी मांगा है। मैं 4 टाइप का लिख दिया कि 4 चीज मांगा है। तो कैसे करेंगे, तो पहले आप Cp निकालो या Cpm निकालो, कुछ डिफरेंस नहीं है। पकड़ लीजिए, मैं पहले Cpm निकालता हूँ, ठीक है। पहले मैं Cpm निकालता हूँ, तो मेरा Cpm क्या हो जाएगा, पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल dQp बाय n dt, तो 229 बाय 3 इंटू 2.55 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 29.934 यूनिट है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो Cp मेरा क्या हो जाएगा, आप खुद कैलकुलेट कर देना, NCpm, तो 3 इंटू 29.934, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। सिंपल सा बात, आप खुद कैलकुलेट कर देना, आपके लिए छोड़ दिया।
ठीक है, देन क्या करूँगा, आपको पता है CPM माइनस CVM क्या होता है, R होता है। तो CVM क्या हो जाएगा, CPM माइनस R। CPM का वैल्यू पुट कर दीजिए 29.934 माइनस R का है 8.314 जूल के हिसाब से, है ना। तो उसका वैल्यू आ गया 21.62। यूनिट क्या है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो मेरा CV क्या हो गया, N इंटू CVM इक्वल टू 3 इंटू 21.62, जितना निकला क्या हो जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशंस बिटवीन CP एंड CV। तो CP एंड CV के अंदर रिलेशन है, 9 रिलेशंस मेनली है, उनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट हमें MCQ में क्वेश्चंस आ जाता है, नहीं तो कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन में आ सकता है। तो 9 रिलेशन हमें पढ़ना है। तो कौन कौन सा 9 रिलेशन पढ़ना है वो पहले लिख देते हैं। पहले लिखिए CP माइनस CV इक्वल टू T इंटू डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V, डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P, ये वाला एक। सेकंड है CP माइनस CV इक्वल टू माइनस टी डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V का स्क्वायर इंटू डेल V बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट T। थर्ड CP माइनस CV इक्वल टू माइनस टी डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P का स्क्वायर इंटू डेल P बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर में आएगा CP माइनस CV इक्वल टू अल्फा स्क्वायर TB बाई बीटा। 5 नंबर में आएगा CP माइनस CV इक्वल टू TE अल्फा स्क्वायर V। 6 नंबर में आएगा CP माइनस CV इक्वल टू R, ये है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, मतलब इसको हम CPM और CVM भी लिख सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में, पर मैंने डायरेक्ट मतलब लिख दिया है, और क्योंकि 1 मोल मेंशन किया है इसीलिए। 7 CP माइनस CV इक्वल टू R इंटू 1 प्लस 2A बाय RTV, ये है किसके लिए, 1 मोल ऑफ वेंडर वाल्स गैस। 1 मोल ऑफ क्या है, वेंडर वाल्स गैस के लिए। तो ये जो 7 रिलेशन है उसका डेरिवेशन हम आज के क्लास में ही डिस्कस कर देंगे, और दो जो हैं उनका डिस्कशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि उसके लिए और कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। तो 8 नंबर लिख लीजिए, CP माइनस CV इज इक्वल टू डेल U बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट T प्लस P इंटू डेल V बाय डेल T एट कॉन्स्टेंट P। और एक 9 नंबर है CP माइनस CV इक्वल टू V माइनस डेल H बाय डेल P एट कॉन्स्टेंट T इंटू डेल P बाय
डेल टी एट कांस्टेंट वी, डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो ये 9 रिलेशन है। इनमें से आज हम इस 7 का डेरिवेशन कर देंगे। ये दोनों का आपको एक कॉन्सेप्ट है जो आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट और सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, वो पढ़ने के बाद ये दोनों आपको डिराइव करवा दूंगा। क्योंकि डायरेक्टली करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा सर कहाँ से आए, कहाँ से कर लिए डिराइव। ठीक है, तो ये 9 रिलेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 9 रिलेशन आपके एग्जाम पे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका डेरिवेशन आपको मैक्सिमम जगह पे नहीं मिलेगा, 1-2 का मिल सकता है, बाकी का नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से देखिए कैसे डिराइव करना है। तो फर्स्ट पहला फॉर्मूला से हम निकलते हैं। पहला फॉर्मूला क्या दिया है? Cp माइनस CV इक्वल टू T इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V इंटू उसके बाद क्या था? डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V, ये था, है ना। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे देखिए। तो हमें सबको पता है, हम लेट पकड़ भी लेते हैं कि मेरा एंट्रोपी जो है वो फंक्शन ऑफ क्या क्या होता है। वो किस किस का फंक्शन हो सकता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा लिखेंगे। तो ds हमने क्या लिखा था, जैसे मैंने आपको बताया था डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। आपको जो फॉर्मूला बताया था कि डिफरेंशिएशन को कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, तो ये हो जाएगा डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी। तो वैसे मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया, हाँ या ना। अभी क्या करूंगा, बोथ साइड में मैं टी मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो गया टी डी एस, ये हो गया टी इंटू डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी प्लस टी इंटू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी, हाँ या ना। ये आपको मिल गया। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि सीवी का क्या होता था, टी इंटू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी होता था या नहीं सीवी का फॉर्मूला। तो मैं इसके जगह पे सीवी लिख सकता हूं या नहीं। तो दैट इंप्लाइज टी डी एस इक्वल टू क्या हो गया, टी इंटू डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी प्लस सीवी डी टी। ये डी टी है ना, क्या हो गया, सीवी डी टी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखिए यहां तक आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए। तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन के लिए मुझे एक डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी चाहिए और एक डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डीवी है, तो यहाँ पे मुझे डीवी बाई डी टी करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक dt को डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो कैसे करूंगा dv को डिवाइड, देखिए तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में dv को डिवाइड कर दूंगा। तो दैट इंप्लाइज टी डी एस बाई डी टी इक्वल टू टी डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी बाई डी टी प्लस क्या हो जाएगा, सी वी डी टी बाई डी टी। तो ये डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरा फॉर्मूला में दिया है कि डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मुझे लाना है, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव एट कांस्टेंट प्रेशर मुझे लाना है। तो मैं कंडीशन पुट कर दूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर, कंडीशन पुट कर दूंगा क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, देखिए कि मेरा T इंटू डी एस बाई डी टी, इसको एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू लिख सकता हूँ T इंटू डेल एस बाई डेल वी, ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर है ही,
किसको लिखूं, इसको लिखूं कांस्टेंट प्रेशर, हाँ या ना, प्लस सी भी हो गया, प्लस सी भी हो गया, हाँ या ना, समझ में आ गया। तो आप देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पार्शियल में, हाँ या ना, इक्वल टू टी इंटू डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, प्लस सी भी लिख सकता हूं। तो ये जो टर्म है ये तो मेरा सीपी है ना, क्यों डिवाइड करवाया पता चला, क्योंकि ये वाला भी मुझे टर्म मिल गया और यहां से मुझे सीपी भी मिल गया। तो दैट इंप्लाई ये हो गया सीपी इक्वल टू टी इंटू डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, प्लस सीवी, प्लस सीवी। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देन मैं आगे कैसे बढ़ूं, यहां से मुझे मिल गया कि Cp माइनस सी भी इक्वल टू टी इंटू डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अभी तक भी मुझे मिला नहीं क्या, मेरा एक्सप्रेशन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पकड़ में मेरा मैक्सवेल स्क्वायर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, मैक्सवेल स्क्वायर। क्या था, एस यू भी एट गुजरात हरियाणा, क्या था, गुजरात पंजाब हरियाणा, एस यू भी एट गुजरात पंजाब हरियाणा, ऐसा था, हाँ ना। तो यहां से मुझे क्या मिलता था, डेल एस बाय डेल वी है ना, डेल एस बाय डेल वी यहाँ आया तो इधर गया, एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या मिला था, इधर मूव करूंगा तो डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी। याद करो वो दिन जिस दिन मैंने आपको पढ़ाया था ये। तो टी इंटू इसके जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, कांस्टेंट भी डेल भी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी, क्या हो गया, सी पी माइनस सी भी। तो सिंपली याद रखना है, क्या करना है, Cp माइनस सी भी करना है। तो एक T को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद P और V का दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ T लिख देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जहां पे प्रेशर और टेम्परेचर है उधर कांस्टेंट V ले आएंगे, जहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर है उधर कांस्टेंट P ले आएंगे। पहले Cp माइनस सी भी कर देना है, ठीक है। तो P और V है तो पहले डेल P और बाय डेल T कर देना है, डेल V बाय डेल T कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और उसमें एक टेम्परेचर को भी मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि नीचे dt है, खत्म। उसके बाद जहां पे डेल P डेल T है वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम, जहां पे डेल V डेल T है वहां पे कांस्टेंट प्रेशर कर देना है। तो आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, इजीली रिमेम्बर हो जाएगा। नहीं तो आपको बता दिया, आप डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या दिया है, दूसरा नंबर दिया है मेरा Cp माइनस सी भी इक्वल टू माइनस टी डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी का स्क्वायर इंटू डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी। भी और पी दिया ना तो टी हो जाएगा ये, सॉरी। तो इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, तो देखिए मुझे मिला था कि मेरा Cp माइनस सी भी क्या था,
टी इंटू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट क्या था, पी था। तो यहाँ पे मेरा इसका स्क्वायर हो जा रहा है और ये वाला टर्म चेंज हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। और इसको कैसे चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये सॉरी इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये वाला जो टर्म है ये इसके टर्म में आए, ये इसके टर्म में आए। तो ये कब हो सकता है, जब हम साइक्लिक रूल को अप्लाई करेंगे। तो पकड़ लीजिए, मैंने एक साइकिल पकड़ लिया पी भी और टी का, पी भी और टी का। तो मुझे चेंज किसको करना है, ये वाला टर्म को चेंज करना है। तो यहाँ से मैं ये वाला टर्म में से स्टार्ट करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल क्या होगा, अच्छा चीज़ देखिए, ये बहुत ईजी है। इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, हाँ या ना, इक्वल टू -1 होता है या नहीं, होता है ना। तो दैट इम्प्लाइज मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 बाय डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, आ गया होगा। तो ऊपर का इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं, इसका वैल्यू मुझे पुट कर देना है सिर्फ। तो देखिए, तो इसको मैं क्या करूं, 1 बाई इतना है, तो इसको जब मैं ऊपर ले आऊंगा तो ये सब फ्लिप हो जाएगा। मतलब आप सबको पता है कांस्टेंट p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट v इंटू डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट t। क्योंकि 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी एक्स बाई डी वाई होता है। सिंपल सी बात, 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। तो सिंपल सा दोनों का फ्लिप हो गया, है ना। तो अभी इसको लेके मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा, सिंपल सा बात है। तो इक्वेशन मेरा क्या था, सी पी माइनस सी भी था, टी मल्टीप्लाई होके था, हाँ या ना। उसके बाद क्या था, पी का एक था टी के साथ, वी का एक था टी के साथ, ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला कांस्टेंट प्रेशर, हाँ या ना। तो वैल्यू मैंने पुट कर दे रहा हूं, तो टी इंटू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी हो गया, हाँ या ना। यहाँ पे पुट कर दिया, इसके जगह पे क्या, इसके जगह पे ये वाला, तो हो गया माइनस डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी इंटू डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो पूरा मल्टीप्लिकेशन कर देने से ये हो गया, ये दोनों तो सेम है, तो डेल टी एट कांस्टेंट v का स्क्वायर, हाँ या ना, इंटू डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट t। ये हो गया मेरा सी पी माइनस सी वी का फॉर्मूला, सी पी माइनस सी वी का फॉर्मूला। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी है। सिर्फ हमने क्या किया है, साइक्लिक रूल यूज किया है। और जो मेरा थर्ड नंबर भी है ना, थर्ड नंबर डेरिवेशन, उसमें भी हमने साइक्लिक रूल ही यूज किया है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया है थर्ड वाला जो है मेरा,
सी पी माइनस सी वी इक्वल टू माइनस टी डेल भी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का स्क्वायर डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, हाँ या ना, ये दिया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू ही पुट करना है, सिर्फ वैल्यू ही पुट करना है। तो मेरा सी पी माइनस सी वी क्या था, टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो इसका तो स्क्वायर हो रहा है, तो मुझे ये वाला जो है इसका टर्म निकालना पड़ेगा। तो कैसे, साइक्लिक रूल पी वी टी आया ना, पी वी टी क्लॉकवाइज ले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्लॉकवाइज ले लिया था, क्या हो गया, डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। तो दैट इम्प्लाइज मैंने लिख दे रहा हूँ कि इधर अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस वन हो गया। तो दैट इम्प्लाइज माइनस डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू वन बाय डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो ये मुझे मिल गया। तो मेरा डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी का वैल्यू मिल गया ये। मुझे अभी क्या करना है, सिंपली इस वाला वैल्यू को इधर पुट कर देना है। ठीक है, इस वाला वैल्यू को इधर पुट कर देना है तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, सीधा अभी पुट करना है। तो सी पी माइनस सी बी क्या हो गया, टी इंटू, कितना बार लिख दिया, पूरा याद रह गया। देखो ऐसे आपको भी याद रह जाएगा, इसलिए डेरिवेशन करना जरूरी है, क्योंकि एक बार डेरिवेशन किया तो आपके दिमाग में वो फॉर्मूला थोड़ा सा मेमोराइज हो ही जाता है, और उसको रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जब कर देते हो तो पूरा ही याद रह जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें पुट करना है, टी तो रह गया, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी के साथ क्या डालना है, माइनस डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो दैट इक्वल होगा माइनस टी डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का स्क्वायर सी पी माइनस सी वी का वैल्यू, सी पी माइनस सी वी का वैल्यू मुझे मिल गया ये। तो मेरा आंसर क्या मिल गया मुझे, जो मुझे प्रूव करना चाह रहे थे मैं, वही मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो मैंने सिंपली साइक्लिक रूल यूज करके दो फॉर्मूला से निकाल दिए। उसके बाद हम तीसरा वाला में आएंगे, तो चौथा वाला जो है हमारा प्रूफ, इसको लिख लीजिए। चौथा वाला है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी वी बाय बीटा, अल्फा स्क्वायर टी वी बाय बीटा। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू तो आपको पता है, उनका वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करके इसको आप रिलेट कर सकते हो प्रीवियस वाला इक्वेशन से, जो मैंने पहला आपको बताया था इक्वेशन, उसके साथ आप उसको रिलेट भी कर सकते हो। नहीं तो क्या करोगे, ऐसे भी कर सकते हो जिस मेथड से मैं अभी डिराइव करूंगा। तो देखिए, तो मैं अगर P V और T है मेरा एंटी क्लॉकवाइज अगर इनको कंसिडर करूं,
तो होगा डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डेल टी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डेल पी बाय डेल वी हो ना, डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू -1। ये साइक्लिक रूल के हिसाब से मेरा आ गया, अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल ये आ गया। क्या फॉलो किया? साइक्लिक रूल। तो आप देखिए साइक्लिक रूल का कितना इंपॉर्टेंस है थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहां से मुझे डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी का वैल्यू क्या मिल गया? क्या मिल गया? -1 बाय डेल टी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो मैं इसको अगर फ्लिप करूं, एक को फ्लिप कर रहा हूं, एक को फ्लिप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर अल्फा बीटा निकलना है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को ऊपर रखना पड़ेगा, वॉल्यूम को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अल्फा का वैल्यू क्या होता है? अल्फा का वैल्यू होता है कि 1 बाय वी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, वैसे मेरा बीटा का वैल्यू क्या होता है? बीटा का वैल्यू होता है -1 बाय वी डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। समझ में आया? तो इसका वैल्यू ऐसे होता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से अरेंज करवा दिया, इस तरह से इसको अरेंज करवा दिया। ठीक, उसके बाद देखिए मेरा सी पी माइनस सी वी इक्वल क्या है? टी इंटू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, तो अभी क्या करना है मुझे? इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी इंटू, माइनस बाद में देंगे, माइनस डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डिवाइडेड बाय डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, तो दैट इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, टी को रख दे रहा हूँ इधर, माइनस को अगर नीचे ले आया तो हो जाएगा ये डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, कॉन्स्टेंट टी। तो अभी मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 1 बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर 1 बाय वी स्क्वायर डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो टी इंटू वी स्क्वायर इंटू 1 बाय वी स्क्वायर इंटू डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू -1 बाय वी डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ये बहुत नीचे हो जा रहा है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज मैं लिखूंगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी इंटू 1 बाय वी स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया? भी मल्टीप्लाई किया, 1 बाय वी डिवाइड किया इंटू माइनस डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। आया ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी वी स्क्वायर, इसको कट कर दूंगा वी स्क्वायर से भी, तो ये हो जाएगा क्या? टी वी इंटू 1 बाय वी
डेल वी बाय डेल टी कांस्टेंट पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 बाय वी डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो ये मेरा क्या हो गया, बीटा हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। तो दैट इम्प्लाइज सी पी माइनस सी वी इक्वल क्या हो गया, टी भी अल्फा स्क्वायर बाय बीटा। यही तो था एक्सप्रेशन, टी भी अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, और अल्फा स्क्वायर टी भी बाय बीटा, जो भी लिखो कुछ नहीं। तो यहाँ से मुझे मिल गया मेरा एक्सप्रेशन टी भी अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, टी भी अल्फा स्क्वायर बाय बीटा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट को चलते हैं। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। नेक्स्ट जो है उसमें हमें निकालना है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी ई अल्फा स्क्वायर वी, जहाँ पे ई है क्या, इलास्टिसिटी। यहाँ पे ई क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। तो कैसे करें, कैसे करें वो हमें देखना है। ठीक है, तो मेरा जो इलास्टिसिटी ई है वो होता है मेरा क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो मेरा जो स्ट्रेस होता है वो होता है चेंज इन जो प्रेशर का हम जो दे रहे हैं, मेनली चेंज इन प्रेशर होता है, और जो स्ट्रेन होता है वो होता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, डी वी बाय वी लिख सकते हैं। तो अभी देखिए, आपको पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर में, आपको पता है कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर में लेते हैं, ये मेनली कांस्टेंट टेम्परेचर में ही देखते हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब अगर P इंक्रीज होगा तो V क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब मेरा dP अगर पॉजिटिव होगा तो dV क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर dP नेगेटिव हुआ तो dV पॉजिटिव होगा। पर मेरा E मस्ट बी क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी मस्ट बी पॉजिटिव, इलास्टिसिटी हर वक्त पॉजिटिव होना चाहिए। पर मैंने यहाँ से देखा कि मेरा जो dP है, मेरा जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, दोनों का साइन डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि स्ट्रेन को लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ dV बाय V। तो नेगेटिव साइन क्यों रहता है, नेगेटिव साइन अगर हम देंगे तो मेरा इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम स्ट्रेन को नेगेटिव साइन देते हैं। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ dP बाय माइनस dV बाय V, माइनस dV बाय V। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं, आ गया होगा। और ये क्या हो रहा है, कौन सा कंडीशन में हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि माइनस V को अगर ऊपर ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये V, हाँ या ना, माइनस V dP बाय dV एट कॉन्स्टेंट T इक्वल टू क्या है, माइनस V डेल P बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट T। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ या नहीं। तो इसको आप लिख लीजिए। तो स्ट्रेन में इसमें नेगेटिव साइन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, अगर dP पॉजिटिव है तो dV नेगेटिव है, तो मेरा E का साइन क्या हो जा रहा है, सो E नेगेटिव हो रहा है। सो मेरा E क्या हो जा रहा है, हर केस में नेगेटिव हो जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि E हर वक्त पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए मैं स्ट्रेन को लिख देता हूँ माइनस रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, माइनस dV बाय V लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको इरेज किया। उसके बाद देखिए क्या करना है मुझे, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस V डिवाइडेड बाय
डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको मैंने उल्टा कर दिया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 1/v को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे भी 1/v मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ये हो गया -1/1/v डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो माइनस साइन को मैं डायरेक्टली नीचे भी ले आ सकता हूँ, तो ये हो गया 1/-1/v डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो यही मेरा क्या है, 1/, ये मेरा किसका वैल्यू है, ये मेरा बीटा का वैल्यू है, ये मेरा सिंपली किसका वैल्यू है, बीटा का वैल्यू है। तो मेरा Cp माइनस Cv का वैल्यू क्या हो गया था, टी अल्फा स्क्वायर बाय बीटा हो गया था, हाँ या ना। तो मेरा E है, E का वैल्यू क्या है, 1/बीटा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी अल्फा स्क्वायर इंटू 1/बीटा। तो टी को टी रख दिया, अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर रख दिया, 1/बीटा के जगह पे क्या लिख दिया, E लिख दिया। 1/बीटा के जगह पे क्या लिख दिया, E लिख दिया। तो मेरा Cp माइनस Cv का वही फॉर्मूला हो गया, टी अल्फा स्क्वायर ई और टी अल्फा स्क्वायर वी, ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो इसको इक्वल टू टी अल्फा स्क्वायर वी रीअरेंज कर दिया तो हो गया वही फॉर्मूला। ठीक है, तो समझ में आया कैसे डेरिवेशन हो रहा है। इसको फटाफट लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर पे है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, किसके लिए दिया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस गिवन है ऑलरेडी। और कुछ जगह पे इसको डायरेक्ट आइडियल गैस लिख देते, क्योंकि एक चीज देखना, अगर कोई भी आइडियल गैस का क्वेश्चन आ रहा है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन ना हो या नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने का कुछ चांस नहीं है, मतलब जो डाटा दिया है उससे अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पा रहे हो, तो हर वक्त 1 मोल ही लेना, हर वक्त क्या लेना, 1 मोल ही लेना। बता रहा हूं, बाद में मत बोलना सर ने नहीं बताया, ठीक है। तो Cp माइनस Cv इक्वल क्या होता है, T इंटू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, डेल वी बाय डेल टी एट क्या होता है, कॉन्स्टेंट P। तो आपको पता है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या होता है, PV इक्वल टू NRT, सॉरी RT हो जाएगा, 1 मोल होता है, N इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज P इक्वल टू लिख सकता हूँ RT बाय V हो सकता है, और V इक्वल टू RT बाय P हो सकता है। तो यहाँ से मुझे मिल गया डेल P बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट V का वैल्यू क्या होगा, डेल बाय डेल टी RT बाय V एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब मेरा V तो कांस्टेंट है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ T का होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा R बाय V, क्योंकि dt बाय dt होता है 1। देन डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाद में सिंपल डिफरेंशिएशन है इसलिए। ये हो गया डेल बाय डेल टी RT बाय P एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ टी का होगा। तो डेल टी बाय डेल टी कितना होता है, 1 होता है, डेल बाय डेल टी ऑफ डेल टी, तो ये हो गया R बाय P, है ना, R बाय P। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू उसके बाद पुट कर दिया सिंपली, T इंटू इसका हो गया कितना, R बाय V, इसका हो गया कितना, R बाय P। तो आ गया
इसको लिख सकते हैं आर टी इंटू आर बाय पी भी लिख सकते हैं। आइडियल गैस का क्या है, पी भी इक्वल टू आर टी है, तो आर टी कैंसल आउट, सिर्फ हो गया आर। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। किसके लिए था, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए है। ठीक है, अगर ये n मोल्स के लिए होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, सिमिलरली nr हो जाता। ठीक है, तो ये जो 1 मोल लिखा है, आपको पता है 1 मोल जब होता है तो Cp को हम Cpm लिख सकते हैं, Cv को Cvm लिख सकते हैं इक्वल टू R, ये भी लिख सकते हैं। जब 1 मोल के लिए Cpm जो होता है Cp वो होता है, Cvm जो होता है Cv भी वही होता है, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा बचा आज का लास्ट एक्सप्रेशन जो है किसका, रियल गैस का, जो है रियल गैस के लिए। बाकी आज 7 खत्म हो जाएगा और 2 जो बचा है उसको मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ स्टेट जब पढ़ाऊंगा उसमें उसको अच्छे से डिराइव करवा दूंगा मैं। कोई भी चीज़ हमें नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, जितना टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देन आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर दिया है कि Cp माइनस सी वी इक्वल टू R इंटू 1 प्लस 2a बाय आर टी भी, ये किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ वैंडरवाल्स गैस। तो मेरा वैंडरवाल्स गैस जो रहता है वो क्या रहता है, उसको रियल गैस भी बोलते हैं। तो रियल गैस के लिए यही एक्सप्रेशन याद रखना है, 1 मोल के लिए, n मोल के लिए नहीं पूछता, सिर्फ 1 मोल के लिए ही पूछता है। ठीक है, तो सेम Cp माइनस सी वी इक्वल टू क्या है, T इंटू डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट, सॉरी डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो इन दोनों का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, एक एक करके निकालते हैं। तो मेरा वैंडरवाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या होता है, 1 मोल ऑफ गैस और 1 मोल ऑफ रियल गैस क्या होता है, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। V माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, आर टी। दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी बाय V माइनस बी। तो दैट इम्प्लाइज मेरा प्रेशर क्या आ जाएगा, आर टी बाय वी माइनस बी इंटू माइनस ए बाय वी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर करूं डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, तो उसका वैल्यू आ जाएगा डेल बाय डेल टी ऑफ आर टी बाय वी माइनस बी इंटू माइनस ए बाय वी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट एट कांस्टेंट क्या होगा, भी, एट कांस्टेंट भी होगा। तो पहले आप यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एट कांस्टेंट भी होगा, बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसका, धीरे धीरे चलते हैं, अच्छे से चलते हैं। तो इसको मैं डेरिवेटिव किया, तो क्या करना है मुझे, दोनों को अलग अलग करना है। डेल बाय डेल टी आर टी बाय वी माइनस बी एट कॉन्स्टेंट वी एक हो गया, दूसरा हो गया माइनस डेल बाय डेल टी ए बाय वी स्क्वायर।
ये माइनस को बाहर डायरेक्ट ले लिया मैंने, आप इसको कंफ्यूज मत होना कांस्टेंट में। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म तो मेरा जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है मेरा, बी भी तो कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, हाँ या ना। तो सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन होगा, तो टी का डिफरेंशिएशन अगर टी से होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आर बाई वी माइनस वी। तो मेरा डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी का वैल्यू क्या आ गया, आर बाई वी माइनस वी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें निकलना है क्या, डेल वी बाई डेल टी, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो कि निकालना थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ तक पहले लिख लीजिए। तो देखिए p प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा, आर टी हो रहा है ना। तो उसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो लिख सकता हूँ डेल बाय डेल टी p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ आर टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो u इंटू वी टाइप है, तो इसको ऐसे करूंगा, पहला p प्लस ए बाई वी स्क्वायर यू इंटू डेल बाय डेल टी ऑफ क्या हो जाएगा, v माइनस बी हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट p, है ना। उसका सेकंड में क्या आ जाएगा, प्लस v माइनस बी डेल बाय डेल टी ऑफ p प्लस ए बाय वी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट p इक्वल टू आर टी में क्या हो जाएगा इसका, ये r, क्योंकि r तो कांस्टेंट है तो t का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा क्या, r। ठीक है, समझ में आया होगा। ऊपर से अभी इरेज करना शुरू कर रहा हूँ, नीचे वाला अभी काम है, ऊपर का और कुछ काम नहीं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अभी इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, एक एक करके करेंगे। तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर को तो हम रहने दें, इसको अगर सेपरेट कर दिया तो डेल टी भी हो गया, ये हो जाएगा क्या, कांस्टेंट p, इसको माइनस रख दिया बाहर तो डेल टी बी एट कांस्टेंट p आया, ये एक टर्म आ गया। वैसे ही सेकंड इसमें v माइनस बी डेल टी बाई डेल टी p एट कांस्टेंट p, ये वाला एक टर्म है, प्लस डेल बाय डेल टी ए बाय वी स्क्वायर एट कांस्टेंट p इक्वल टू r। तो ये तो क्या है, b एक कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म तो मेरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरा ये वाला टर्म जीरो ही हो जाएगा। तो इन सबको हम इग्नोर करके अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे p कांस्टेंट है, मतलब a तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, p तो कांस्टेंट है, पर मेरा v कांस्टेंट नहीं है। तो आपको पता है या नहीं, dy बाई डी एक्स ऑफ y होता है, उसको dy बाई डी एक्स हम जब लिखते हैं, अगर पकड़ लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय वाई है, तो पहले क्या करते हैं हम, इस 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होता है वो, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, आया ना। तो पहले क्या करते हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन y के टर्म में करते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों ऐसा करते हैं, किसी को पता है, किसी को पता नहीं होगा ना। क्योंकि डी बाई डी एक्स है, तो अगर हम ऊपर डी वाई मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डी वाई मल्टीप्लाई करेंगे, बता दे रहा हूँ, इधर इरेज कर दूंगा बाद में, डी बाई डी एक्स है, तो मैं अगर ऊपर डी वाई मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डी वाई मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाई वाई कर दिया,
तो वो हो जाता है क्या, इसको हम डिफरेंट करके लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई वाई हो जाए, सॉरी डी बाई डी वाई ऑफ वन बाई वाई हो जाएगा। तो डी बाई डी वाई ऑफ वन बाई वाई हो जाएगा क्या, माइनस वन बाई वाई स्क्वायर। ये तो अलग टर्म है, ये तो अलग टर्म है, तो इसको सेपरेट करके हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव का ये एप्लीकेशन है, ऐसे होता है डेरिवेटिव। तो थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो अभी इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, और ये वाला भी है सेम यहाँ पे यूज होगा। तो इसको a बाई वी स्क्वायर, इसको लिख देंगे डेल बाई वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p। ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो ये वाला तो खत्म हो गया, इसका कुछ काम ही नहीं है जीरो वाला टर्म, है ना। प्लस हो गया v माइनस बी, ये जीरो हो गया, मतलब इसको माइनस जीरो लिख देता हूँ, बाद में आप बोलोगे नहीं लिखे सर, कंफ्यूज हो गए। माइनस जीरो प्लस v माइनस बी, जीरो प्लस ये हो जाएगा क्या, वन बाई वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एक तो है टू ए बाई वी क्यू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, है ना। ये भी एक है, इक्वल टू आर, इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। अभी सबका हम निकाल देते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट सबको डिवाइड कर देते हैं। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p प्लस v माइनस बी इंटू माइनस टू ए वी क्यू, पूरा को कर देते हैं क्योंकि जीरो प्लस ये तो यही आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना हो, क्योंकि जीरो प्लस ये करेंगे तो जीरो प्लस वन वन ही आता है, तो डायरेक्ट कर देना हो। तो ये हो गया, माइनस को माइनस रख दिया और एक स्टेप कर ही देता हूँ, v माइनस ए, बाद में बोलोगे नहीं करवाया सर, माइनस टू ए बाई वी क्यू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इक्वल टू आर। तो दैट इम्प्लाइज हो गया p प्लस ए बाई वी स्क्वायर डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p, ये माइनस हो गया टू ए वी माइनस बी बाय वी क्यू डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इक्वल टू आर। तो यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों ही टर्म में ये वाला टर्म कॉमन है, आया ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p को कॉमन ले जाएं तो ये हो जाएगा क्या, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस टू ए वी माइनस बी बाय वी क्यू इक्वल टू आर। तो दैट इम्प्लाइज डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p, क्योंकि इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो r बाय p प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस टू ए वी माइनस बी बाय वी क्यू इक्वल टू आर, इक्वल टू आर। ठीक है, तो सर इक्वल टू आर क्या लिखा, ये तो है, इक्वल टू आर नहीं, सॉरी ये वाला है। तो ये वाला मुझे मिल गया डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का वैल्यू। तो मैं लिखूंगा क्या, मेरा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी इंटू डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट, सॉरी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी का वैल्यू कितना था, आप देखिए कॉपी, उसका वैल्यू था आर बाय वी माइनस बी, इसका वैल्यू था क्या, आर बाय वी माइनस बी, आयन। इसका वैल्यू कितना है, इंटू आर बाय पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर
माइनस 2ab माइनस b बाय वी क्यूब, है ना। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि वेंडरवाल इक्वेशन से मुझे मिला था p बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला था, आर टी बाई वी माइनस बी मिला था या नहीं। p प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू अगर आर टी हो रहा है तो ये मुझे मिलेगा। तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर के जगह में आर टी बाई वी माइनस बी को अगर पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर टी बाई वी माइनस बी हो गया, ये वाला एक टर्म है ना, इसको अलग रख दिया, इनटू आर डिवाइडेड बाय आर टी बाय वी माइनस बी माइनस 2a वी माइनस बी बाय वी क्यूब। ठीक है, ये वाला टर्म हमें मिल गया। कहाँ से आया, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर का तो लिख दिया है। तो अभी क्या करेंगे, ऊपर एक आर टी बाई वी माइनस बी है तो नीचे भी हमें लाना, तो यहाँ से आर टी बाई वी माइनस बी को कॉमन ले जाएंगे। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर टी बाय वी माइनस बी इंटू आर डिवाइडेड बाय आर टी बाय वी माइनस बी 1 माइनस 2a वी माइनस बी डिवाइडेड बाय वी क्यूब इंटू क्या हो गया, इंटू वी माइनस बी बाय आर टी हो गया, है ना। जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। तो इक्वल टू आर टी बाय वी माइनस बी इंटू आर बाय आर टी बाय वी माइनस बी 1 माइनस क्या हो गया 2a वी माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टी वी क्यूब, आर टी वी क्यूब। ये दोनों कैंसल आउट हो गए, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जब ये कैंसल आउट हो जा रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि क्या, दैट इम्प्लाइज सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर बाय 1 माइनस 2a वी माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टी वी क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है कि मेरा v ग्रेटर देन b रहता है, मतलब b स्मॉल ही रहता है। b होता है क्या, मेरा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, है या ना, बहुत ही कम रहता है एज कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा, v माइनस बी का जो स्क्वायर है ना उसको नियरली इक्वल टू वी स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि b का वैल्यू बहुत छोटा है, b का वैल्यू बहुत छोटा है, तो मैं लिख सकता हूं। तो दैट इम्प्लाइज मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू हो जाएगा आर बाय 1 माइनस 2a वी स्क्वायर बाय आर टी वी क्यूब, हाँ या ना, आर टी वी क्यूब। ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर और वी क्यूब को मैंने कैंसल आउट कर दिया, तो ये हो गया आर बाय 1 माइनस 2a बाय आर टी वी 2a बाय आर टी वी। यहां तक लिख लीजिए। ठीक है,
आर टी भी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 2a बाय आर टी भी का -1। तो जब क्या करते हैं हम, एक बाइनोमियल एक्सपांशन है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, तो उसको हम नियरली इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स लिखते हैं जब हम हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जनरली केमिस्ट्री में हम जहाँ पे भी इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे, तब हम हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं तो ये चेंज होता रहेगा n इंटू एन माइनस 1/2 और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक्स क्यू वाला टर्म आएगा, x4 वाला टर्म आएगा, अप टू xn तक आएगा। तो हमें तो इतना करना ही नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए दो टर्म, पहला टर्म सेकंड टर्म, जहाँ पे सिर्फ x का पावर 1 हो। x का पावर स्क्वायर भी हो जाएगा तो हमें उसको इग्नोर ही मारना है। केमिस्ट्री में मेनली यूज नहीं होता, कि फिजिक्स में भी नहीं होता। जहां जहां पे एक दो केसेस है यूज होगा, एक केस में ही यूज होगा, जो है आपका वेरियल इक्वेशन जो गैसीय स्टेट में आता है उसमें यूज होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टर्म ही हम देखते हैं, उसके बाद हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू 1 माइनस एन के जगह क्या गिरा, -1, तो 1 प्लस क्या लिखते हैं, उसको x लिखते हैं। समझ में आया, 1 प्लस क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो दैट इम्प्लाइज सी पी माइनस सी वी को मैं क्या लिखूंगा, r इंटू 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है, 2a बाय आर टी भी। यही तो मुझे मांगा था, यही तो मुझे प्रूफ करना था, हाँ या ना, मैंने प्रूफ कर दिया। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या होगा, r इंटू 1 प्लस 2a बाय आर टी भी। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया वैन डर वाल्स गैसेस के लिए। तो 7 मेरा जो रिलेशन, मैंने 7 रिलेशन बताया था, 9 रिलेशन बताया था, उनमें से 7 रिलेशन का मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया है। बाकी जो दो डेरिवेशन बच गए हैं, उन मतलब जो 2 रिलेशन बचे हैं उनका डेरिवेशन भी आपको नेक्स्ट क्लास में उसका भी डिस्कशन हो जाएगा, जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ाऊंगा। जो 2 इक्वेशन रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस आता है और प्रॉब्लम आता है। तो आज इतना मैंने पढ़ा लिया, नेक्स्ट क्लास में वो इक्वेशन ऑफ स्टेट भी पढ़ाऊंगा, उनको बेस करके क्या क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो हीट कैपेसिटी को बेस करके क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसका नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कशन होगा। इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ाया जाएगा और हीट कैपेसिटी का जो पॉसिबल क्वेश्चन और कुछ आएगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आप तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और हमारा चैनल में जो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से देखिए और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक भी कीजिए। और हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम लोग इतना दिन हो गया यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, आपको लगा भी होगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अगर अच्छा हो तो आप आके हमारा टेस्ट सीरीज जो IIT जाम के लिए है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा, आप देखना क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होगा, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।